तो जैसा कि हमने देखा व्यवस्थापिका के प्रकार में एक सदनी व्यवस्थापिका और द्विसदनी व्यवस्थापिका। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे एक सदनी व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क। एक सदनी व्यवस्थापिका, एक सदनी व्यवस्थापिका में आपने देखा कि एक ही सदन होगा जो कानून निर्माण का कार्य करता है। इस आधार पर एक सदनी व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क हम देखेंगे। तो ये पहला है, इसमें हम देखेंगे एक सदनीय व्यवस्थापिका में जनता का प्रतिनिधित्व। एक सदनी व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क में है जनता का प्रतिनिधित्व। इसमें एक ही सदन होगा जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसमें आते हैं और वह जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। द्वितीय सदन का इसमें कोई भी निर्माण नहीं किया जाता। इसलिए एक सदनी व्यवस्थापिका का यह एक हम इसे लाभ भी कह सकते हैं या पक्ष में तर्क भी कह सकते हैं। दूसरा है उत्तरदायित्व सुनिश्चित होना। उत्तरदायित्व सुनिश्चित होना, क्योंकि यह जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, इसलिए उनका उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है कि वह जनता के प्रति उत्तरदायी रहें। इस आधार पर एक सदनी व्यवस्थापिका का यह दूसरा जो है वह लाभ है या पक्ष में तर्क है। तीसरा है सार्वजनिक हितों के अनुकूल। सार्वजनिक हित, क्योंकि इसमें जनता के प्रतिनिधि चुन करके आते हैं, ये जनता के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए जन कल्याण की भावनाओं से यह उद्देश्य लेकर के कार्य करते हैं और वैसे ही कानूनों का निर्माण करते हैं, नियमों का निर्माण करते हैं, जिससे जनता के हितों को अधिकाधिक जो है वह लाभ हो सके। इसलिए यह सार्वजनिक हितों के अनुकूल यह व्यवस्था देखने को मिलती है। चौथा है द्वितीय सदन धनवान वर्गों का पोषक। अब जैसा कि हम देखते हैं द्विसदनी व्यवस्थापिका में जो द्वितीय सदन होता है वह जो है वह समाज के उच्च वर्ग या धनी वर्ग या संभ्रांत वर्ग के लोग जो है वह इसमें नियुक्त होते हैं, इसमें चुन करके आते हैं। इसलिए यह धनवान वर्ग का पोषक होता है, संभ्रांत वर्ग का पोषक होता है। इसलिए इसमें जो है वह हम देखते हैं यह एक लाभ जो है वह देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें धनवान वर्ग का पोषक ये होता है। इसलिए एक सदनी व्यवस्थापिका अपनाया जाना आवश्यक है। पांचवा है धन व समय की बचत। धन व समय की बचत यदि द्विसदनी व्यवस्थापिका है तो हम देखते हैं कि कानून निर्माण में कई वाचन होते हैं, जिन वाचनों के अंतर्गत एक सदन में वह सारी प्रक्रियाएं होती है, उसके पश्चात दूसरे सदन में जाती है, उन्हीं प्रक्रियाओं से गुजर करके फिर वह वापस उसी सदन में आती है। इसलिए यदि एक सदनी व्यवस्थापिका है तो धन और समय का बचत होता है। अगला है दोनों सदनों में गतिरोध की संभावना नहीं होती। अब यह जो है वह एक ही सदन से यदि कार्य संचालित होता है तो दोनों सदनों में गतिरोध की संभावनाएं कम हो जाती है। यदि हम देखते हैं एक सदन में यदि दूसरे पार्टी की यदि बहुमत है और दूसरे सदन में यदि किसी अन्य पार्टी की बहुमत है तो इसमें किसी भी कानून को पास करने में या उसे जो है वह पूर्णता रूप लेने में जो है वह गतिरोध का सामना करना पड़ता है। तो एक सदनी व्यवस्थापिका में यह समस्या जो है वह नहीं आती, दोनों सदनों में गतिरोध की संभावना नहीं होती। तो इस आधार पर हम देखते हैं एक सदनी व्यवस्थापिका के ये लाभ है या पक्ष में तर्क है।
इसके पश्चात हम देखेंगे एक सदनी व्यवस्थापिका के विपक्ष में तर्क, क्योंकि हमें पता है कि प्रत्येक हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उसमें जो है वह यदि पक्ष है तो स्वाभाविक है उसमें विपक्ष के भी विभिन्न जो है वह ये जो है वह पॉइंट देखने को मिलते हैं। तो यदि हम देखें एक सदनी व्यवस्थापिका के दोष या विपक्ष में तर्क, तो इसमें सबसे पहला है स्वेच्छाचारी व निरंकुशता के आसार। स्वेच्छाचारी व निरंकुशता के आसार। अब स्वेच्छाचारी और निरंकुशता, यदि एक ही सदन है तो स्वाभाविक है यदि इसमें किसी एक दल का बहुमत है तो वह शासन व्यवस्था, वह व्यवस्थापिका स्वेच्छाचारी हो जाएगा और निरंकुश हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय सदन के अभाव में यह अपनी मनमानी पर उतर के अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कार्य कर सकते हैं। इसलिए इसमें इसका यह विपक्ष में तर्क है कि स्वेच्छाचारी एवं निरंकुशता देखने को मिल सकती है। दूसरा है जल्दीबाजी में एक पक्षीय व तर्कहीन कानूनों का निर्माण। यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य है एक सदनी व्यवस्थापिका के विपक्ष में कि जल्दबाजी में एक पक्षीय और तर्कहीन कानूनों का निर्माण। एक सदनी व्यवस्थापिका है तो स्वाभाविक है इनमें जो है वह एक जल्दबाजी हो जाती है और तर्कहीन कानूनों का निर्माण की संभावना बनी रहती है। तीसरा है सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं। सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं। अब सभी वर्ग, हम देखते हैं कि द्वितीय सदन में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि चुन करके आते हैं। समाज के विभिन्न वर्ग होते हैं, उन वर्गों से प्रतिनिधि चुन करके आते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भारत में राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो है वह विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, उनके जो है वह उसमें वह माहिर होते हैं। ऐसे लोगों को यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो यदि एक सदनी व्यवस्थापिका है तो केवल जनता के प्रतिनिधि चुन करके आते हैं। समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं या विशिष्ट वर्ग के लोग हैं उन प्रतिनिधियों का यहाँ पर अभाव देखने को मिलता है। अगला है आपका चौथा है एक सदनी व्यवस्थापिका। एक सदनी व्यवस्थापिका में अपनी गलती का अवलोकन नहीं कर सकती। स्वाभाविक है एक ही सदन है तो यहाँ पर अपनी गलती वह स्वयं नहीं दे सकता। द्विसदनी व्यवस्थापिका का यह एक लाभ है कि यहाँ पर यदि एक सदन के द्वारा कोई कानून निर्माण में गलती होती है या कोई चूक होती है तो वह द्वितीय सदन में जाकर के उसे सुधारा जा सकता है, परंतु एक सदनी व्यवस्थापिका में अपनी गलती का अवलोकन करने की उसे जो है वह समय नहीं मिल पाता। इसलिए हम कह सकते हैं कि तर्कहीन कानूनों के निर्माण यहाँ पर हो सकते हैं। अगला है पांचवा है संघात्मक शासन के लिए अनुपयोगी। जैसा कि हमने प्रकार में देखा था कि संघात्मक शासन में दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, केंद्रीय व्यवस्थापिका और राज्य की व्यवस्थापिका। इसलिए जो है वह यदि संघात्मक शासन व्यवस्था है तो वहां पर द्विसदनी व्यवस्थापिका का होना आवश्यक है केंद्र में, क्योंकि वहां पर राज्यों का भी प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना आवश्यक होता है। तो लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा जो है वह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए भारत के संघात्मक शासन में द्विसदनी व्यवस्थापिका देखने को मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक सदनी व्यवस्थापिका का दोष यह भी है या विपक्ष में तर्क यह भी है कि संघात्मक शासन के लिए यह उपयोगी नहीं है या अनुपयोगी है। तो ये है एक सदनी व्यवस्थापिका के पक्ष और विपक्ष में तर्क। इसके पश्चात हम देखेंगे द्विसदनी व्यवस्थापिका के पक्ष और विपक्ष में तर्क।
द्विसदनीय व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क। द्विसदनी व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क। इसमें हम देखेंगे, पहला है प्रथम सदन की निरंकुशता पर रोक। द्विसदनी अर्थात दो सदन होंगे इसमें, जिसके अंतर्गत प्रथम सदन की निरंकुशता पर रोक। दो सदन होंगे तो स्वाभाविक है एक दूसरे को ये नियंत्रित करेंगे। यदि प्रथम सदन जो है अपनी निरंकुशता अपनाती है तो द्वितीय सदन उस पर रोक लगा सकती है। तो यह एक पक्ष में तर्क है। दूसरा है आपका लोकतांत्रिक परंपरा के अनुरूप। लोकतांत्रिक परंपरा के अनुरूप यदि लोकतंत्र है तो स्वाभाविक है इसमें जो है वह दोनों ही पक्षों का प्रतिनिधित्व होता है। जैसा हम देखते हैं कि भारत में लोकसभा, आपको पता ही है लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, जनता का, और राज्यसभा जो है वह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो स्वाभाविक है लोकतांत्रिक परंपरा के अनुरूप यह राज्य और जनता दोनों का प्रतिनिधित्व जो है वह करती है, जिससे यह द्विसदनी व्यवस्थापिका का यह एक लाभ हमें देखने को मिलता है। तीसरा है संघात्मक शासन के अनुरूप। संघात्मक शासन के अनुरूप जैसा कि हमने देखा एक सदनी व्यवस्थापिका जो है वह संघात्मक शासन के अनुरूप नहीं है, तो स्वाभाविक है द्विसदनी व्यवस्थापिका संघात्मक शासन के अनुरूप होता है। संघ में हम देखते हैं संघात्मक शासन में दो प्रकार की व्यवस्थापिका होती है, केंद्र की व्यवस्थापिका और राज्य की व्यवस्थापिका। इस आधार पर यहाँ पर संघात्मक शासन के यह अनुरूप होता है। इसके अलावा जो है वह चौथा है अनुभवी व कार्यकुशल सदस्य। अनुभवी व कार्यकुशल सदस्य जैसा कि हम देखते हैं प्रथम सदन जो है वह एक स्थायी सदन होता है और स्थायी सदन में इसके कार्यकाल भी अधिक होते हैं और इसमें अनुभवी और कार्यकुशल व्यक्तियों की जो है वह नियुक्ति होती है, जो शासन में निम्न सदन के सदस्यों को मार्गदर्शन देते हैं, उनका सहयोग करते हैं। इसलिए द्विसदनी व्यवस्थापिका अनुभवी और कार्यकुशलता पूर्ण सदस्यों का जो है वह यह एक उसका लाभ मिलता है। तो ये है द्विसदनी व्यवस्थापिका का के पक्ष में तर्क या लाभ। इसके पश्चात हम देखेंगे द्विसदनी व्यवस्थापिका के विपक्ष में तर्क। विपक्ष में तर्क तो सबसे पहला हम देखेंगे अलोकतांत्रिक। अभी हमने देखा कि संघात्मक यह जो है वह द्विसदनी व्यवस्थापिका लोकतंत्र के अनुरूप है, लोकतांत्रिक परंपरा के अनुरूप है, लेकिन वही हम विपक्ष में देख रहे हैं कि अलोकतांत्रिक है। अलोकतांत्रिक इसलिए है क्योंकि जो निम्न सदन होता है, निम्न सदन जनता का प्रतिनिधि करता है, जनता का विश्वास होता है, जनता अपने विश्वास पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। इसलिए यदि हम द्वितीय सदन का गठन करते हैं, द्वितीय सदन का यदि हम निर्माण करते हैं तो जनता के विश्वास को जो है वह हम ठेस पहुंचाते हैं। इस आधार पर यह एक अलोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, ऐसा माना जाता है। दूसरा है विलंबकारी अर्थात कानून निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है, इसलिए इसके जो है वह लंबी जो है वह प्रक्रियाएं होती हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन और उसके पश्चात जो है वह द्वितीय सदन में जाता है। फिर उन्हीं वाचनों से गुजरते हुए वह कानून का रूप जो है वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात होता है।
तो इन प्रक्रियाओं में यह एक विलंबकारी जो है वह होता है, ऐसा माना गया है। तीसरा है आपका धन का अपव्यय। धन का अपव्यय अपने आप में ही स्पष्ट है। ये धन का अपव्यय, जब एक सदनी व्यवस्थापिका अपने कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से कर रही है तो द्विसदनी व्यवस्थापिका का हम गठन करके धन और समय का अपव्यय ही करते हैं। चौथा है आपका संगठन की समस्या। संगठन की समस्या तो स्वाभाविक है, यहाँ पर जो है वह द्वितीय सदन में जो हम द्विसदनी व्यवस्थापिका का जो प्रथम सदन होता है उस सदन में धनी वर्ग के लोगों की जो है वह संख्या अधिक होती है, इसलिए जो है वह यहाँ पर संगठन की समस्या होती है। जनता का प्रतिनिधित्व जो है वह यहाँ पर पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो सकता। और अंतिम है वह है दोनों सदनों में संघर्ष की संभावना। दोनों सदनों में संघर्ष की संभावना। तो दोनों सदनों में संघर्ष की संभावना जिसके अंतर्गत जो है वह, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया है, एक सदनी व्यवस्थापिका में कि दोनों में सदनों में संघर्ष हो सकता है। अर्थात यदि एक निम्न सदन में किसी अन्य दल का शासन और उच्च सदन में यदि किसी अन्य दल का बहुमत है तो स्वाभाविक है दोनों में कानून निर्माण के संदर्भ में या किसी भी संदर्भ में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के संदर्भ में यहाँ पर संघर्ष की संभावना हो सकती है। तो ये है व्यवस्थापिका के दोनों ही प्रकार, एक सदनी और द्विसदनी व्यवस्थापिका के पक्ष और विपक्ष में तर्क। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा हमारी व्यवस्थापिका जो है। इसके पश्चात हम देखेंगे व्यवस्थापिका के कार्य। व्यवस्थापिका के कार्य। व्यवस्थापिका के कार्य हम इतने अध्ययन के पश्चात व्यवस्थापिका का अर्थ, व्यवस्थापिका के प्रकार और एक सदनी द्विसदनी व्यवस्थापिका के पक्ष और विपक्ष में तर्क पढ़ने के पश्चात हम व्यवस्थापिका के कार्य को आसानी से हम समझ सकते हैं। तो व्यवस्थापिका के कार्य में जैसा कि आपने देखा, व्यवस्थापिका का सबसे पहला कार्य होता है कानून का निर्माण। यह कानून निर्मात्री संस्था है जो राज्य के लिए कानून का निर्माण करती है और उन्हीं कानूनों के तहत शासन का संचालन किया जाता है। दूसरा है आपका कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण जो है हम देखते हैं किन किन द्वारा, किन किन माध्यम से हो सकता है। तो कार्यपालिका का नियंत्रण जो है वह स्थगन प्रस्ताव द्वारा, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछकर, इन माध्यमों से कार्यपालिका के द्वारा नियंत्रण, कार्यपालिका के द्वारा व्यवस्थापिका पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। स्थगन प्रस्ताव यानी संसद सत्र, यदि सत्र चल रहा है तो उसे स्थगित कर दिया जाए। निंदा प्रस्ताव अर्थात सरकार के कार्यों की निंदा करके। कटौती प्रस्ताव, यदि बजट आता है तो उसमें कटौती प्रस्ताव लाया जाता है और कटौती प्रस्ताव आने पर यह सरकार व्यवस्थापिका पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव अर्थात सरकार को अपना बहुमत साबित करना पड़ता है और विभिन्न प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ करके कार्यपालिका के द्वारा व्यवस्थापिका पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण। ओके। तीसरा है आपका विचार विमर्श संबंधी कार्य। विचार विमर्श तो स्वाभाविक है, व्यवस्थापिका क्या करती है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार विमर्श करती है।
जैसे हम देखते हैं कि अभी वर्तमान में एक विश्व संकट आया हुआ है, महामारी कोरोना। कोरोना के संदर्भ में जो है वह व्यवस्थापिका ने यहाँ पर विचार किया और उसके पश्चात आज उस विचार करने के पश्चात आज हम देख रहे हैं कि हम लॉकडाउन की स्थिति में हैं। बहुत सारे जो है वह यहाँ पर हमें निर्देश दिए जा रहे हैं जिनके माध्यम से उनका पालन करते हुए हम इस संकट से उबरने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये व्यवस्थापिका का विचार विमर्श के ही परिणाम है कि इस अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय समस्याओं पर हम जो है वह अपने कार्य को कर रहे हैं। इसके पश्चात जैसे आता है, हम देखते हैं चौथा है न्यायिक कार्य। व्यवस्थापिका का तो प्रमुख कार्य है कानून का निर्माण करना, परंतु कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो न्याय कार्य के संदर्भ में आते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि ब्रिटेन में लॉर्ड सभा को अपीली न्यायालय का अधिकार दिया गया है। सर्वोच्च अपीली न्यायालय होता है ब्रिटेन की लॉर्ड सभा। अमेरिका में हम देखते हैं कि व्यवस्थापिका के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है जिससे कि उसे पदच्युत होना पड़ता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में कि राष्ट्रीय सभा को संविधान की जो है वह व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है। तो ये समस्त कार्य जो है वह न्यायिक कार्य के अंतर्गत आते हैं जो व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात आता है, अगला है आपका वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य, वित्तीय कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा राष्ट्र के आय और व्यय के लिए बजट का निर्माण किया जाता है। बजट निर्माण करके उसे जो है वह संसद में प्रस्तुत किया जाता है और वह पारित होता है। तो उस वित्तीय प्रक्रियाओं के द्वारा राष्ट्र का संचालन होता है। उसके बाद है छठवां है संविधान में संशोधन। तो संविधान संशोधन का कार्य जो है वह व्यवस्थापिका का कार्य है, जिसके माध्यम से संविधान में समय समय पर यदि संशोधन किया जाता है तो व्यवस्थापिका में ही वह संविधान संशोधन विधेयक ला करके संविधान में संशोधन किया जाता है। और उसके पश्चात है निर्वाचन संबंधी कार्य। निर्वाचन संबंधी कार्य, तो यहाँ पर व्यवस्थापिका के द्वारा निर्वाचन किया जाता है। जैसे हम भारत में देखते हैं कि भारत में जो है वह राष्ट्रपति का निर्वाचन, न्यायाधीशों की नियुक्ति और विभिन्न प्रकार के जो है वह नियुक्तियां जो है वह व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है और यहाँ पर निर्वाचन संबंधी कार्यों का संपादन किया जाता है। तो ये है शासन के अंग में व्यवस्थापिका के कार्य। तो शासन के अंग में हमने देखा व्यवस्थापिका किसे कहते हैं, व्यवस्थापिका के प्रकार। व्यवस्थापिका में एक सदनी और द्विसदनी व्यवस्थापिकाओं के पक्ष और विपक्ष में तर्क और व्यवस्थापिका के विभिन्न कार्य। तो शासन का यह एक अंग व्यवस्थापिका हम जो है वह पूरी तरह से आपके सामने जो है वह प्रस्तुत किया गया है। संभवतः आपको समझ आया होगा। इसके पश्चात हम शासन का दूसरा अंग पढ़ेंगे, वह है कार्यपालिका।